बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं मदर में या फीटस में उसके मुतालिक है। वीडियो लेट रिकॉर्ड करने के मैं माज़रत चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हल करना मेरे हाथ में नहीं है, कि मैं एडिटिंग से वाकिफ़ नहीं हूँ और मुझे इसके लिए दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है और दूसरों के पास भी इतना टाइम नहीं होता। लेकिन मेरा मेन मकसद इस चैनल का ये है कि जो ख़वातीन हामिल होती हैं उनको मैक्सिमम मैं फ़ायदा दे सकूं, उनको कॉम्प्लिकेशंस का पता चल सके, उनको बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हों तो उसके मुतालिक मैं बता दूं। ये पीरियड जैसे कि मैंने पिछली उसमें बताया था 20 वीक से लेकर 28 वीक में होता है, 28 वीक तक होता है और इसमें हम हर 2 वीक के बाद पेशेंट्स को दिखाना होता है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं? इसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो सकती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो उन ख़वातीन में होती है जो एल्डरली प्राइमी हो या बहुत यंग प्राइमी हो या फिर जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो 140 और 90 से अबव जा रहा हो और इसके अलावा जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो हाइपरटेंशन की या प्रीवियस प्रेगनेंसी में उनको हाइपरटेंशन रही हो, तो इनको हमें देखना होता है क्योंकि ये स्फीयर प्री एक्लेम्पसिया में जा सकती हैं और एक्लेम्पसिया में भी जा सकती हैं जो कि सेटल हो सकता है मदर और फीटस दोनों के लिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो इस टाइम पे होती है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री जो होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग गेस्टेशनल डायबिटीज़ की होती है और या फिर उनको पिछली प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ रही हो, तो या जिनके बार बार बच्चे मरते हों और उन्हें पता ना चल रहा हो और उनकी वॉशल्स होती हैं और उन्हें डायग्नोज ना हुआ हो, तो ये वो टाइम होता है जिसमें हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं, जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात हो सकते हैं और फिर हम उसको मैनेज करते हैं। और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेते हैं, इसके बाद लोडिंग डोज शुगर की दे के तो उसके आवरली हम जो है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में लेते हैं, जिससे हम ये डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं क्योंकि वो कब जो है वो सारा डिस्टर्ब हुआ होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज़ में। तीसरी जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो बार बार यूरिन आना यानी रिकरेंट यूटीआई हो सकती है क्योंकि इंक्रीजिंग जो अब्डोमेन का वेट होता है बच्चे के वेट बढ़ने से उसकी वजह से मसाने पे लोड पड़ता है और बार बार इन्फेक्शन होती है और वुमेंस जो है वो परेशान होती हैं कि हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो ज़्यादा यूरिन आता है। हालांकि अगर वो हम पानी ना पिएंगे तो यूरिनरी इन्फेक्शन का ज़्यादा डर होता है और वो प्रीमेच्योर लेबर में भी जा सकती हैं और वो अनकंफर्टेबल रहती हैं, खाम खा बैकेक होती रहती है, टांगों में पेन रहता है। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, पानी लिबरल लेना चाहिए। चौथी चीज़ जो है वो वजाइनल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, लिहाजा उससे भी अब्डोमिनल पेन, प्रीमेच्योर लेबर, प्रीमेच्योर लीकिंग, इस तरह की चीज़ें जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। लिहाजा उसको कंट्रोल करना होता है। अगर आपको इस तरह की लिकोरिया वगैरह ज़्यादा आ रहा है या स्मेली डिस्चार्ज आ रहा है तो फ़ौरन आप अपनी डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। जो छठी चीज़ है उसमें आते हैं आपके लेग्स में क्रम्स आ रहा है या आपके बैक हो रहा है तो आपको विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह का देखना होता है। सातवीं चीज़ जो है वो शेयर अनीमिया हो सकता है, उस अनीमिया की वजह से बाज़-औक़ात अब्रप्शन प्लेसेंटी हो सकता है, पॉलीहाइड्रेमियोस हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं और वो बताना होता है। और आठवीं चीज़ जो है उसमें इनकम्पिटेंट ऑस अगर हो तो उसमें सडन अबॉर्शन हो सकती है, पेनलेस अबॉर्शन एकदम, तो हमें उसके भी डायग्नोज करके तो टाइमली 20 वीक्स तक हमें उनको सर्कलाज ऑपरेशन करना होता है और उन्हें बताना होता है सारी एहतियात। उसके अलावा जो है स्पॉटिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है लो लाइन प्लेसेंटा की वजह से। ये तो थी मदर में जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस है वो फीटस में हो सकती हैं। उनका एनॉमली स्कैन कराना होता है क्योंकि ऑर्गन्स जितने भी डेवलप हो चुके होते हैं उनमें अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ आए, किडनी में आए, यूरिनरी ट्रैक्ट में आए, इसके अलावा हार्ट में आ जाए, कोई ब्रेन में है, वेंट्रिकल्स में कोई पानी ज़्यादा हो रहा है, फ्लूइड बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें हम जो है इसमें देखते हैं। ऑलिगो हाइड्रेमियोस है या पॉलीहाइड्रेमियोस है, बेबी की ग्रोथ सही नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डायग्नोज करते हैं। और स्पेशली अगर
फीटस में उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें उसकी इकोकार्डियोग्राफी भी इसी स्टेज में करानी होती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको हमें देखना होता है, इसलिए आप टाइमली डॉक्टर से रजू किया करें और उनकी एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया करें। पीछे वैक्सीनेशन की बात आ गई, तो वैक्सीनेशंस जो हैं वो टीटी की 2 डोजेस पूरी प्रेगनेंसी में हमने देनी होती हैं, वो 20 वीक्स पे दें और उसके बाद बेशक 32 वीक्स पे दें, या फिर डीपीटी देते हैं जो कि 1 डोज हमने डीपीटी की देनी ही होती है प्रेगनेंसी में। एक टीटी देते हैं, एक डीपीटी की देते हैं, ताकि डिप्थीरिया, पर्टसिस और टेटनस से हम बच्चे को बचा सकें, पैसिव इम्यूनिटी उसमें ट्रांसफ़र कर सकें। इसके अलावा बाज़ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स होते हैं उनमें स्विन फ्लू का वैक्सीनेशन भी हम देते हैं। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट बातें थी। उम्मीद है आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ होगा। तो वीडियो मेरी कोशिश होती है कि कम छोटी बने, लेकिन मेरी ये भी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम बातें बता सकूं। तो कोशिश करूंगी कि वीडियो आइंदा के लिए छोटी हो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डेंगू के बारे में बताऊंगी, क्योंकि डेंगू प्रेगनेंसी के साथ जो ख़तरात हैं वो मैं बताना चाहूँगी।